नमस्कार। आज हम लक्ष्मी नारायण लाल की प्रसिद्ध एकांकी कालपुरुष और अजंता की नर्तकी पर बात करेंगे। इस एकांकी के बारे में कुछ चर्चा हमने पिछले 2 वीडियो में की है। पहले भाग में हमने एकांकीकार लक्ष्मी नारायण लाल की एकांकियों, उनकी एकांकी कला के बारे में संक्षिप्त चर्चा की थी। दूसरे भाग में हमने कालपुरुष और अजंता की नर्तकी एकांकी पर विस्तृत चर्चा की और आज हम एकांकी के तत्वों के आधार पर प्रस्तुत एकांकी को देखने का प्रयास करेंगे, इसकी तात्विक समीक्षा करेंगे। एकांकी का जो पहला तत्व है वह है कथानक। जो एकांकी की कथा होती है, जो उसकी घटना होती है, वह कथानक कहलाता है। कालपुरुष और अजंता की नर्तकी जो एकांकी है, इसका कथानक बहुत ही रोचक है, संक्षिप्त है। इसमें 2 दृश्य हैं। एकांकी के जो प्रमुख पात्र हैं अनूप और प्रभा, उनके सुखद दाम्पत्य जीवन की झलक से एकांकी की शुरुआत होती है। दाम्पत्य जीवन के हास परिहास, चुहलबाजी, स्नेह सिक्त वातावरण से एकांकी प्रारंभ होती है। प्रभा द्वारा लाई गई अनूप की माँ की ऑयल पेंटिंग और फिर रजिस्टर्ड डाक से आया हजारीलाल का पत्र के माध्यम से कथा आगे बढ़ती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अनूप एक अंधी भिखारिन का पुत्र है और अपने इस अतीत को वह पूरी तरह भुला देना चाहता है। उसका अतीत, उसका स्मरण उसे थकाता है, निस्तेज कर देता है, शक्तिहीन कर देता है, ऐसा अनूप का कहना है। प्रभा के नाम आया रजिस्टर्ड पत्र प्रभा के अतीत की एक घटना से जुड़ा हुआ है, एक घटना का खुलासा करता है और यही घटना आगे चलकर संघर्ष का कारण बनती है। आगे का संपूर्ण घटनाक्रम और एकांकी का अंत सभी प्रभा के अतीत की इस घटना पर आधारित है। घटना क्या है? जब वह इंटरमीडिएट में पढ़ती थी तब उसका सहपाठी हजारीलाल उसे घर से बाहर कहीं ले गया था और वे दोनों 3 दिन बाद वहां से वापस लौटे थे। प्रथम दृश्य में ही अनूप के मित्र मुनि का उनके घर पर आना होता है। दूसरे दृश्य में घर के नौकर चंदू के साथ प्रभा की बातचीत दिखाई देती है और उस बातचीत से संकेत मिलता है कि अनूप का मित्र मुनि 3 दिन रुककर चला गया है। मुनि ने प्रभा और हजारीलाल को लेकर अनूप से कुछ ऐसी बातें की, प्रभा के अतीत की घटना को इस प्रकार का विस्तार दिया जिससे यह व्यंजित होता है कि प्रभा के आंचल में दाग है। प्रभा का मन इस बात से आहत होता है, दुखी होता है। अनूप भी बाहरी रूप से तो सामान्य दिखने का प्रयास करता है, लेकिन भीतर ही भीतर वह बदल जाता है। उसकी दृष्टि, उसका व्यवहार, सब कुछ बदल जाता है। वह प्रभा से खुलकर बात नहीं करता, उससे बचने का प्रयास करता है। प्रभा जब घर छोड़कर जाने की तैयारी करती है तभी सामने से मुनि आ जाता है। वह कारण बताता है कि उसकी गाड़ी छूट गई है, इसलिए वह वापस लौट आया है। मुनि को देखते ही प्रभा को क्रोध आ जाता है। वह अत्यंत क्रोधित होकर के मुनि पर पिस्टल तान लेती है। तभी अचानक अनूप आ जाता है। अनूप प्रभा को रोकने का प्रयास करता है, दया की भीख मांगता है। उसके द्वारा दया की भीख मांगे जाने पर प्रभा बोल पड़ती है, वह स्वभाव है तुम्हारा। उसके मुंह से अचानक ही निकल जाता है कि ऐसा तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारे रक्त में कहीं न कहीं वह भिखारी जरूर बैठा है और फिर जब उसे ध्यान आता है कि वह क्या बोल पड़ी, फिर वह नहीं, कुछ नहीं कई बार दोहराती है।
और कांपने लगती है। पिस्टल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और वह मुड़कर धीरे से बाहर निकल जाती है। उसके बाहर निकलने के साथ ही कथानक एकांकी समाप्त हो जाती है। यह छोटी सी कथा है जिसे एकांकीकार ने पूरी नाटकीयता एवं स्वाभाविकता के साथ प्रस्तुत किया है। लक्ष्मीनारायण लाल ने कथानक को कुशलता से संवारकर इस प्रकार कथा वस्तु का संगठन किया है कि उसमें एकाग्रता और पठनीयता का गुण आ गया है। स्वतः उद्देश्योन्मुखता का गुण इसमें दिखाई देता है। एकांकी का जो दूसरा तत्व है, पात्र एवं चरित्र चित्रण। एकांकी और नाटक में जो अंतर होता है उसमें एक अंतर यह भी है कि नाटक में बहुत अधिक पात्र होते हैं और एकांकी में कम से कम और आवश्यक पात्रों की ही संयोजना की जाती है। कथा वस्तु का विकास करने वाले पात्र ही अनिवार्य होते हैं। इसमें सामान्य रूप से एकांकी में गिने चुने 4-5 पात्र ही रखे जाते हैं। जो काल पुरुष और अजंता की नर्तकी एकांकी है, इसमें 4 ही पात्र हैं और उसमें भी प्रमुख पात्र 2 ही हैं, अनूप और प्रभा। दूसरे जो 2 पात्र हैं, मुनि और चंदू। जो मुनि है वह अनूप का मित्र है और चंदू नौकर है। ये दोनों प्रमुख पात्रों के चरित्र के उद्घाटन में सहायक बनकर ही आए हैं। इनका अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। अनूप जो है प्रारंभिक रूप में एक अकाउंट ऑफिसर के और एक पति के रूप में सामने आता है, जो अपनी अपूर्व सुंदरी पत्नी से अत्यंत प्रेम करता है। धीरे धीरे उसके मन की ग्रंथियां खुलती है। वह अंधी भिखारिन का पुत्र है और अपने इस अतीत से वह अत्यंत घृणा करता है। उसकी घृणा नफरत इतनी तीव्र है कि वह गली की गूंगी भिखारी लड़की को भी अपने घर के आसपास नहीं देखना चाहता। गली में एक गूंगी भिखारी लड़की है और वह जब तब घर के आसपास आ जाती है तो जैसे ही अनूप उसको देखता है, उसकी आवाज़ सुनता है, वह तुरंत बेचैन सा होकर उसके भगाने का प्रयास करता है। चंदू को बोलता है कि उसको भगाओ, वह क्या लेना चाहती है, वह क्या चाहती है, उसको दो और तुरंत वहाँ से भगाओ। क्योंकि उस गूंगी भिखारिन को देखकर उसे अपनी माँ की, अपने अतीत की स्मृति आती है और इसीलिए वह प्रभा द्वारा जो ऑयल पेंटिंग लाई जाती है उसको दीवार पर लगाने नहीं देना चाहता। वह नहीं चाहता कि वह बार बार सामने आए। प्रभा जब जिद करती है तो वह अपने आप को नियंत्रित नहीं रख पाता है, अव्यवस्थित हो जाता है। मुनि के घर में आकर रुकने और उसके द्वारा हजारीलाल के साथ प्रभा के संबंध की बात सामने आने पर भीतर ही भीतर अनूप बदल जाता है। जिस प्रभा को वह अत्यंत प्रेम करता है, जिसके द्वारा दिए गए आदर, प्रेम, विश्वास से वह कृतज्ञ होने की बात करता है, जिस प्रभा को वह ऋतुराज, अजंता की नर्तकी कहकर पुकारता है, मुनि द्वारा कही गई बातों से उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। लेकिन वह स्पष्टतः प्रभा से कुछ नहीं कहता। प्रभा जब मुनि और अनूप की बात सुन लेती है और घर छोड़कर जाने की तैयारी करती है, तब उसके हाथ में माँ की ऑयल पेंटिंग देखकर अनूप कहता है कि सब कुछ छोड़कर केवल माँ की तस्वीर क्यों लिए जा रही हो? क्या तुम मुझे सज़ा देने चली हो? फिर वह कहता है, मुझे कोई परवाह नहीं,
मेरे पास भी एक चित्र है। और ऐसा कहकर अनूप प्रभा को उसके इंटरमीडिएट का चित्र दिखाता है, उस घटना के समय का जो हजारीलाल के साथ घटी थी, उसकी बात करता है और कहता है कि वह भी उसकी ऑयल पेंटिंग बनवाएगा, प्रभा के अतीत के उस चित्र की ऑयल पेंटिंग बनवाएगा। इससे अनूप के चरित्र का एक पहलू सामने आता है कि कहीं न कहीं अनूप के मन में प्रतिशोध की बदले की सी भावना है। पहले वह एक आदर्श पति के रूप में सामने आता है, लेकिन इस घटना की जानकारी के बाद में उसका चरित्र, उसका व्यवहार बदल जाता है। जिसे वह अत्यंत प्रेम करता है, उसके प्रति ही उसके मन में प्रतिशोध की एक बदले की भावना आ जाती है। उसे लगता है कि प्रभा द्वारा उसकी भिखारिन माँ की जो ऑयल पेंटिंग बनवाई गई है, उससे वह प्रभा उसके अतीत के घृणित पक्ष का प्रचार करना चाहती है और इसके बदले में ही वह प्रभा के अतीत से जुड़ी हुई घटना के चित्र की ऑयल पेंटिंग बनवाने की बात करता है। दूसरी ओर प्रभा का चरित्र है, जिसका चरित्र अनूप के साथ ही उद्घाटित होता चला गया है। प्रारंभ में वह अपने पति से अत्यंत प्रेम करने वाली स्त्री है, उसकी भावनाओं का ख्याल करने वाली है, परवाह करने वाली है। अनूप और उसके अतीत को पूर्ण रूप से मन से स्वीकार करने वाली, आदर देने वाली स्त्री के रूप में सामने आती है। अनूप की माँ के लिए वह कहती है, वह जो कुछ कहती है उससे यही ध्वनित होता है कि वह अनूप के अतीत का, उसकी माँ का अत्यंत आदर करती है। वह कहती है, कैसी है वह माँ, कितना महान पद है उसका, और फिर यह माँ जिसने तुम जैसे पुरुष को जन्म दिया, कि तुम जैसे पुरुष को जन्म देने वाली माँ तो धन्य है। इससे ध्वनित होता है, स्पष्ट होता है कि भले ही अनूप की माँ भिखारिन रही हो, लेकिन प्रभा उसका अत्यंत आदर करती है, उसके प्रति श्रद्धा भाव रखती है। अनूप भी प्रभा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है कि वह भिखारिन का पुत्र है, लेकिन प्रभा ने इस बात की ओर ध्यान दिए बगैर उसको अपनाया है, उससे विवाह किया है। वह कहता है, यह तो तुम थी प्रभा, कि पता नहीं किस आकर्षण से, मेरे किस भाग्य से तुमने अपने सारे परिवार की, समाज की सारी मान्यताओं और विरोधों को कुचल कर मुझे वरण किया। आगे वह कहता है, तुमने मुझे इतनी मदद दी है, इतना आदर, प्रेम, विश्वास, इतना कृतज्ञ हूँ मैं कि इससे स्पष्ट है कि प्रभा अनूप को पूर्ण रूप से अपनाती है और अनूप भी इस बात को मन से स्वीकार करता है। पर वही जब मुनि और अनूप की बातचीत होती है, मुनि प्रभा को लेकर के, प्रभा के अतीत की उस घटना को लेकर के इस प्रकार की बातें करता है और अनूप का व्यवहार कुछ बदला बदला सा लगने लगता है। इस बात से प्रभा आहत होती है, दुखी होती है और जैसे स्थितियां बदलती है वैसे ही प्रभा का चरित्र भी बदलता है, परिवर्तित हो जाता है। प्रभा की माँ को, अनूप की माँ को कभी वह भिखारिन या अनूप द्वारा भिखारिन के रूप में परिचय दिए जाने पर भी वह बोलने को मना करती है। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ना तो वह करती है, ना अनूप को करने देना चाहती है। लेकिन अंत में जब स्थितियां बदलती है, जब वह घर छोड़कर जा रही होती है और मुनि सामने आ जाता है, वह पिस्टल तानती है और अनूप दया की भीख मांगता है, तब सहसा उसके मुख से वही बात निकल जाती है जिसे वह कभी बोलना या सुनना पसंद नहीं करती। वह अनूप से कहती है, तुम्हारे रक्त में कहीं न कहीं वह भिखारी जरूर बैठा है। इस प्रकार
एकांकी के अंत तक पहुँचते पहुँचते अनूप और प्रभा दोनों का ही चरित्र एक परिवर्तित रूप में दिखाई देता है। जिस रूप में वे दोनों प्रारंभ में दिखाई देते हैं, धीरे धीरे एक घटना के प्रभाव से दोनों का ही चरित्र परिवर्तित हो जाता है। उनका सुखद दाम्पत्य जीवन अंत तक पहुँचते पहुँचते बिखर जाता है और दोनों का ही व्यवहार एक दूसरे के प्रति अलग हो जाता है। अगला तत्व है संवाद या कथोपकथन। जो संवाद होते हैं वह एकांकी का एक बहुत ही प्रमुख और महत्वपूर्ण तत्व है। कथोपकथन पात्रों को जीवंत रूप में प्रस्तुत करते हैं, उनकी प्रकृति को प्रत्यक्ष रूप में प्रकट करते हैं। कथोपकथन के माध्यम से ही कथा वस्तु का विकास और चरित्र चित्रण होता है। प्रस्तुत एकांकी के जो कथोपकथन हैं, संवाद हैं, वे बहुत ही छोटे छोटे और रोचक हैं। एकांकी के लिए यह अत्यंत आवश्यक होता है कि उसके संवाद अधिक विस्तृत ना हो। कोई पात्र बोले तो बोलता ही चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। संवादों में संक्षिप्तता होनी चाहिए, वे छोटे होने चाहिए। अगर उसमें संक्षिप्तता का गुण है तो वे अधिक प्रभावशाली हो सकते हैं। तो प्रस्तुत एकांकी के संवाद छोटे छोटे हैं और उनमें रोचकता है। एक उदाहरण देखा जा सकता है छोटे छोटे संवादों का। एक एक वाक्य के एक एक शब्द के भी संवाद इसमें आए हैं। जैसे अनूप और प्रभा की बातचीत का एक उदाहरण लिया जा सकता है। अनूप, कहाँ जा रही हो तुम? प्रभा कहती है, क्यों, रोकोगे मुझे, है हिम्मत? अनूप कहता है, तो तुम मुझे सज़ा देने चली हो, तभी सब कुछ छोड़कर केवल मेरी माँ का चित्र लिए जा रही हो। प्रभा कहती है, ठीक है, तुम कुछ भी सोच सकते हो। अनूप, मुझे दो यह पेंटिंग। प्रभा, नहीं दूंगी, सब कुछ देकर केवल यही लिए जा रही हूँ। अनूप, मैं कहता हूँ वह चित्र मुझे दो। प्रभा, मुझे पता है तुम इस चित्र को सदा के लिए नष्ट कर देना चाहते हो, मैं नहीं दूंगी, इसे नहीं दूंगी। अनूप, नहीं दोगी? प्रभा, जिस भाव से तुम मांग रहे हो उस भाव से तो कभी नहीं। यह जो उदाहरण है संवाद का, यह एक उपयुक्त संवाद है जिसमें स्वाभाविकता है, संक्षिप्तता है। प्रस्तुत एकांकी के सभी संवादों में यह गुण देखे जा सकते हैं। संवाद सर्वत्र ही स्पष्ट है, व्यंजनात्मक है, सजीव एवं नाटकीय है। वे मनोवैज्ञानिकता एवं वाग्वेदग्ध के गुणों से भी युक्त हैं। अगला तत्व है देशकाल वातावरण। कोई भी घटना, प्रत्येक घटना किसी स्थान विशेष तथा काल विशेष में घटित होती है। एक निश्चित समय में एक निश्चित स्थान पर ही कोई घटना घटित होती है। एकांकीकार जो है काल और परिस्थिति के अनुरूप ही अपने पात्रों एवं घटनाओं का संयोजन करता है। वेशकाल के अंतर्गत कई चीज़ें आती हैं, रहन सहन, वेशभूषा, आचार व्यवहार, भाषा शैली, कथानक की पृष्ठभूमि आदि सारी बातें आ जाती हैं देशकाल के अंतर्गत। प्रस्तुत एकांकी में देशकाल का पूरा ध्यान रखा गया है, अर्थात स्थान, काल तथा घटना, इनकी एकता का नियोजन हुआ है। कोई भी घटना जो है वह स्थान और समय उसका जो है वह उसके अनुरूप ही लिया गया है।
किसी भी घटना को किस स्थान पर घटित होते दिखाया जाना चाहिए, किस समय विशेष में उसको दिखाया जा सकता है, इसका उचित ध्यान रखा गया है और इसी से एकांकी में स्वाभाविकता का गुण आया है। अगला तत्व है भाषा शैली। जो प्रस्तुत एकांकी है इसकी भाषा सामान्य बोलचाल की हिंदी है और उसमें आवश्यकता अनुसार अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग हुआ है। जो प्रयोग हुआ है दूसरी भाषा के शब्दों का वह बहुत ही स्वाभाविक है और पात्रों के संवादों के अनुकूल है। जो भाषा ली गई है वह बहुत ही आम बोलचाल की, हमारे आसपास की भाषा है। जहाँ से पात्र लिए गए हैं, जिस परिवेश के पात्र हैं, उसी परिवेश की उनकी भाषा है। तो इससे एकांकी में स्वाभाविकता का संचार हुआ है। भाषा जो है पूरी तरह संप्रेषणीय है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भावों और विचारों की व्यंजना करने में सक्षम है। अपने अभीष्ट अर्थ को प्रकट करने का सामर्थ्य रखती है। जो वाक्य विन्यास है वह भी संवादों में नाटकीयता उत्पन्न करने वाला है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत एकांकी, आलोच्य एकांकी, कालपुरुष और अजंता की नर्तकी एकांकी के तत्वों के आधार पर सफल एकांकी है। अगर इस एकांकी की तात्विक समीक्षा की जाए तो यह एकांकी खरी उतरती है, सफल सिद्ध होती है।